So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting with the first part of Limited Liability Partnership Act 2008, which is Limited Liability Partnership meaning and concept. So in this video we'll be understanding the meaning and concept of LLP. So let's get started with the meaning first. LLP is a new form of legal business entity with limited liability. LLP एक नई फॉर्म है लीगल बिजनेस की जिसमें हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefits of limited liability at low compliance cost, but also its partner the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership. ये एक alternative corporate business vehicle है जिसमें हमें limited liability के benefits मिलते हैं कम compliance की कॉस्ट में, यानी कि इसमें इतनी कंप्लायंस नहीं है, इतनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है जितनी कंपनी में है, और साथ ही साथ हमें पार्टनरशिप का बेनिफिट मिलता है कि हम बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि सिर्फ हमें ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म में मिलता था एडवांटेज. द एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. एलएलपी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जस्ट लाइक दैट ऑफ अ कंपनी. व्हाइल द एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड. यानी कि जो एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज अलग होंगी और पार्टनर्स की लायबिलिटी और एसेट्स अलग होंगे. LLP as a separate legal entity and business organization is an alternative corporate business form that gives the benefits of limited liability of a company and flexibility of a partnership. यानी कि एक ऐसी separate legal entity है और एक ऐसी business organization है जिसमें हमें कंपनी की limited liability का benefit मिलता है और साथ ही साथ traditional benefit की हमें flexibility का advantage मिलता है. Since LLP contain elements of both a corporate structure as well as a partnership form structure, LLP is called a hybrid between a company and a partnership. Since LLP में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के ही एलिमेंट्स कंटेन है, तो हम इसे एक हाइब्रिड मानते हैं कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में. सो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट रिटन हियर दैट ये एक नई फॉर्म है लीगल बिजनेस एंटिटी की जिसमें हमारी लिमिटेड लायबिलिटी है. ये एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है. इसमें पार्टनर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर सके एज पर देयर चॉइस. एलएलपी जो है वो खुद लायबल है अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए, और जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो लिमिटेड है. नाउ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारी बॉडी कॉर्पोरेट की. Section 2, which is Section 2, subsection 1D. So, body corporate, it means a company as defined in clause 20 of the Section 2 of Companies Act 2013 and includes a limited liability partnership registered under this act, a limited liability partnership incorporated outside India and a company incorporated outside India, but does not include a corporation sole, a cooperative society registered under any law for the time being in force, and any other body corporate not being a company as defined in clause subsection 20 of Section 2 of Companies Act 2013, or a limited liability partnership as defined in this act, which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf. यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट, अगर हम कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 की बात करें तो बॉडी कॉर्पोरेट हम एक ऐसी चीज को मानेंगे जो कि एलएलपी है, जो कि इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी 2008 के अंडर. एलएलपी अगर इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और कंपनी अगर इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है. लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में हमारे कॉर्पोरेशन सोल नहीं आते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें इंक्लूड नहीं होती है, और एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डाल के बोले कि ये बॉडी कॉर्पोरेट काउंटेड नहीं होती है. और नोटिफिकेशन कहां देती है सीजी? वो नोटिफिकेशन देती है ऑफिशियल गैजेट में. सो यू हैव टू रिमेंबर कि तीन चीजें हमारी बॉडी कॉर्पोरेट में आती हैं. एलएलपी जो कि इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, और ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं. लेकिन इसमें एक कॉर्पोरेशन सोल नहीं आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती है, या कोई एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन डाल के निकाले और मना करे कि दिस इज नॉट काउंटेड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट. Now next definition which we have to understand is business as per section 2 subsection 1 clause E. Business includes every trade, profession, service and occupation except any activity which the central government may by notification exclude. Business में हमारा हर trade, profession, service और occupation आ सकता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी activity नहीं आएगी जिसमें specifically central government specify कर निकाले official gazette में through notification. नाउ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर हमारे ऐसे पार्टनर्स होते हैं विच आर पार्टनर्स एज पर सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट. तो सेक्शन 7 क्या है पार्टनर्स का वो हम आगे पढ़ेंगे, उन्हें ही हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलते हैं.
Now, entity. Entity means any body corporate and includes for the purpose of section 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52 and 53 a firm set up under the Indian Partnership Act 1932. So what are the sections of Indian Partnership Act? ये भी हम आगे IPA में पढ़ेंगे और आने वाले सब सेक्शंस में भी हम एंटिटी और डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों को आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो यू कैन लीव दीज टू टर्म्स जस्ट फॉर नाउ, क्योंकि आगे वाले आने वाले सेक्शंस में हम इनको और भी ब्रीफ में स्टडी ऑन करेंगे. नाउ, financial year as per section 2 subsection 1 clause first. Financial year in relation to a LLP means a period from 1st day of April of a year to the 31st day of March of the following year. Financial year, we have to we all know this, that 1st April to 31st March हमारा एक financial year होता है. However, in case of a LLP incorporated after the 30th of a September of a year, the financial year may end on the 31st day of March of the year next following that year. यानी कि अगर हमारी LLP जो है वो 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका फाइनेंशियल जिस दिन वो इनकॉर्पोरेट हुई है वहां से लेके 31 मार्च तक रुक जाएगा. ठीक है, वो उसका फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल ईयर काउंट होगा, क्योंकि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ताकि वो पूरे 12 मंथ्स का ले सके फ्रॉम 1st टू 31st मार्च. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सेप्शन कि अगर हमारी LLP 30 सितंबर के बाद बनी है तो उसका फाइनेंशियल ईयर उस डेट से लेके 31st डे ऑफ मार्च तक ही कंडक्ट किया जाएगा, द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ दैट LLP which is incorporated after 30th of September. If a LLP has been incorporated on 15th October, then its financial year may be from 15th October to 31st March. So this is very simple कि अगर आपकी obviously 15th October comes after 30th September, तो LLP अगर 15th October को incorporate हुई है तो 15th October से 31st March तक एक financial year आपका काउंट किया जाएगा. Then 1st April से 31st March आपका another financial year. The Income Tax Department has prescribed uniform financial year from 1st April to 31st March of next year. In keeping with the Income Tax Law, the financial year for LLP should always be from 1st to 31st March each year. So Income Tax Law के अकॉर्डिंग भी जो फाइनेंशियल ईयर होगा LLP का वो 1st अप्रैल से लेकर 31st मार्च तक ही होगा. Now, what is a foreign LLP? It means a LLP formed, incorporated or registered outside India which establishes a place of business within India. So this definition is same as that of a foreign company. Foreign LLP एक ऐसी LLP है जो कि फॉर्म, इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड हुई है इंडिया के बाहर, लेकिन उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे वो फिजिकल मोड में हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो. Now, limited liability partnership, section 2, subsection 1, clause N. Limited liability partnership means a partnership formed and registered under this act. So, definition is same as per the company. जैसे company में दी गई है कि company is any form of business organization which is registered or incorporated under this act. Similarly, LLP की भी यही definition है कि LLP एक ऐसी partnership है जो कि इस act के अंदर registered हुई है. Now, limited liability partnership agreement क्या होता है? It means any written agreement between the partners of the LLP or between LLP and its partner which determine the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to that LLP. यानी कि कोई ऐसा written agreement जिसमें partners के बीच की relation बताई गई हो या फिर LLP और partners के बीच में relation बताई गई हो, considering कि उस written agreement में साफ साफ हर एक partner के mutual rights और duties लिखे गए हैं. So एक ऐसा written agreement जिसमें partners के mutual rights और duties लिखे गए हैं और relation बताई गई है partners के बीच में और LLP और पार्टनर्स के बीच में. सो दैट एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट, स्पेसिफिकली वी हैव टू कंडक्ट दैट इज अ रिटन एग्रीमेंट. सो उस रिटन एग्रीमेंट को हम बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट. नाउ, पार्टनर कौन होता है? पार्टनर इन रिलेशन टू LLP मीन्स एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन द LLP इन अकॉर्डेंस विद द LLP एग्रीमेंट. यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो LLP एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर बनता है उसे हम पार्टनर मानेंगे अंडर दिस एक्ट. ठीक है, सो अ पर्सन हु इज इनेक्टेड एज अ पार्टनर इन द LLP एग्रीमेंट उसे हम पार्टनर मानेंगे. Now, small limited liability partnership. It means a limited liability partnership, the contribution of which does not exceed 25 lakh rupees or such higher amount, not exceeding 5 crore as may be prescribed. ठीक है, so this is जैसे हमने स्मॉल कंपनी पढ़ा था उससे ही रिलेटेड एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसकी छोटी वाली फॉर्म हमारी स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी, जिसमें हमारी कुछ सर्टन कंडीशंस हैं कि जिसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, वो 25 लाख रुपीज से लेकर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो द रेंज इज 25 लाख रुपीज टू 5 करोड़. और जिसका टर्नओवर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़
code as may be prescribed or which meet such other requirements as may be prescribed and fulfill such terms and conditions as may be prescribed. ठीक है, देखिए स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी लाइबिलिटी पार्टनरशिप है जिसमें आपको कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपीज से लेके 5 करोड़ के बीच में होगा और जिसका टर्नओवर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, क्योंकि पार्टनरशिप में हमारे कोई ऐसे अकाउंट्स बनते नहीं थे, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में हमारा पीएनएल जो है वो सब्सटीट्यूट हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी से। जैसे कंपनी में हमारा पीएनएल होता था, ऐसे ही एलएलपी में होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। ठीक है, तो जो कंट्रीब्यूशन है पार्टनर्स के हिसाब से वो 25 लाख रुपीस और 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए और जिसका टर्नओवर एज पर द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी 40 लाख रुपीस से लेकर 50 करोड़ के बीच में होना चाहिए। या फिर एक ऐसी एलएलपी जो कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जो भी प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स है एक्ट में, उसके हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है तो हम उसको स्मॉल एलएलपी मानेंगे। Now, non-applicability of Indian Partnership Act 1932. Save as otherwise provided, the provisions of Indian Partnership shall not apply to a LLP. So ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि Indian Partnership Act 1932 Limited Liability Partnership Act पर applicable नहीं होगा in any scenario. ठीक है। Now, partner as per section 5. Any individual or body corporate may be a partner in a LLP. However, an individual shall not be capable of becoming a partner of a LLP if he has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force. He is an undischarged insolvent or he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। द थिंग इज, कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी भी, ठीक है, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एलएलपी का पार्ट बन सकती है, मेंबर बन सकती है, पार्टनर बन सकती है। सो कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी का पार्टनर बन सकता है, लेकिन कौन नहीं बन सकता? ऐसा पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है, इंसॉल्वेंट जो है वो नहीं बन सकता है पार्टनर, और ऐसा इंसान जिसने इंसॉल्वेंट की एप्लीकेशन दे रखी है कोर्ट में लेकिन अभी उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, यानी कि वो चाहता है कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए और उसने उसकी एप्लीकेशन दे रखी है बट अभी उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता है। Now, minimum number of partners as per section 6. Every LLP shall have at least 2 partners. हर एक LLP के at least 2 पार्टनर होंगे ही। If at any time the number of partners of a LLP is reduced below 2 and the LLP carries on business for more than 6 months while the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during the time that it so carries on business after those 6 months and has a knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligations of the LLP incurred during that period. So the rule which is mentioned कि मिनिमम पार्टनर्स जो हैं वो एटलीस्ट 2 होने चाहिए, ठीक है, और अगर किसी भी टाइम पीरियड में अगर एलएलपी के पार्टनर 2 से कम हो जाते हैं और एटलीस्ट वो अपना बिजनेस 6 महीने के अंदर वो अपना दूसरा पार्टनर ढूंढकर नहीं लाते हैं और 6 महीने के बाद भी वो अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं सिर्फ एक मेंबर के साथ, तो उस टाइम यानी कि 6 महीने के बाद जितनी भी ऑब्लिगेशन इनकर होंगी एलएलपी के नाम पर, वो सारी ऑब्लिगेशन उस एक पार्टनर पे पर्सनली लायबल होंगी और उसमें उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। यानी कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप और मैं एक एलएलपी के डेजिग्नेटेड नहीं, आप और मैं एक एलएलपी के पार्टनर थे, ठीक है। अब मान लेते हैं फॉर सो एंड सो रीजन आपने पार्टनरशिप छोड़ दी है, ठीक है। अब 6 महीने हो गए हैं आपको पार्टनरशिप छोड़े हुए और ना ही मैंने कोई दूसरा पार्टनर देखा है, तो 6 महीने के बाद भी मुझे पता है कि मैं अकेले इस पूरे बिजनेस को संभाल रही हूँ और 6 महीने के बाद भी मैं अपना बिजनेस कंडक्ट करे जा रही हूँ विद द फैक्ट नोइंग कि एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स मुझे चाहिए, ठीक है। तो 6 महीने के बाद जितनी भी लायबिलिटीज अकर होंगी मेरी बिजनेस में, वो उन सारी लायबिलिटीज के लिए मैं खुद पर्सनली लायबल होंगी और मेरी उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। वाई? क्योंकि मैंने एक प्रोविजन से कॉन्ट्रवेंशन करा है, मैंने एक प्रोविजन तोड़ा है एलएलपी एक्ट का कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स आपको चाहिए ही। 6 महीने में या तो आप अपना दूसरा मेंबर ढूंढ कर लाओ, पार्टनर ढूंढ कर लाओ, अदरवाइज यू हैव टू बी पर्सनली लायबल आफ्टर ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस आफ्टर दो 6 मंथ्स, ठीक है। Now, definition of a designated partner. As per section 7 of the Act, every LLP shall have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be a resident in India.
हर एक LLP में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स हैं, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। 2 ऐसे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो कि सिर्फ इंडिविजुअल हैं, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और एटलीस्ट उन दोनों में से कोई एक इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट कौन होता है? जो कि एटलीस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज रह सके। If in LLP all partners are body corporate or in which one or more partners are individuals and body corporate, at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such bodies corporate shall act as designated partners. अगर कोई ऐसी LLP है जिसमें सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो उन बॉडी कॉर्पोरेट को अपना नॉमिनी दिखाना पड़ेगा, और वो नॉमिनी एटलीस्ट 2 नॉमिनी आएंगे बॉडी कॉर्पोरेट के, 2 बॉडी कॉर्पोरेट के 2 नॉमिनीज आएंगे और वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के रूप में एक्ट करेंगे। और रेजिडेंट इन इंडिया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। देयर विल बी अ सर्टेन करेक्शन इज राइट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो रेजिडेंट वो कंसिडर किया जाएगा तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 120 days इंडिया में उसने स्टे करा हो। Now, example 2, there is an LLP by the name of Indian Helicopters LLP having 5 partners. एक LLP थी जिसका नाम था Indian Helicopters LLP जिसमें 5 partners थे। A जो नॉन रेजिडेंट था, B वो भी नॉन रेजिडेंट था, C रेजिडेंट है, D रेजिडेंट है और मिस्टर E रेजिडेंट है। इन दिस केस एटलीस्ट 2 shall be named as designated partners. एटलीस्ट इसमें 2 designated partners होने चाहिए जिसमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि A और B। Hence, if Mr. A and B are designated, then it will not serve the purpose, क्योंकि A और B दोनों ही नॉन रेजिडेंट हैं। सो एक रेजिडेंट को एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को रेजिडेंट होना नेसेसरी है। तो मान लेते हैं A और C, दैट वुड बी कंप्लायंस, क्योंकि A और C में से C तो रेजिडेंट है, यानी कि आपके 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहेंगे जिसमें एटलीस्ट किसी एक ना एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को रेजिडेंट होना ही है। ठीक है। C, D और E में से कोई भी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और कंडीशंस जिसमें जिस तरीके से आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करना है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।